वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम लेकर आए हैं 2023 में रिलीज हुई एक फील गुड मलयालम मूवी जिसका नाम है सोमांटे करिथाओ। मूवी का हीरो प्रकृति के साथ और प्रकृति के जरिए ही जीना चाहता है। उसे आर्टिफिशियल चीजों से सख्त नफरत है, इस कदर की जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तब वो जिद पकड़ लेता है कि उसकी डिलीवरी तो मैं खुद करूंगा। ऊपर से उसकी कुंडली में लिखा है कि अगर हीरो बाप बना तो बच्चा पैदा होने के 10 साल के बाद हीरो मर जाएगा। क्या ये सब सच हुआ? आखिर में हीरो का क्या हुआ? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फील गुड मूवी है तो आराम से रिलैक्स होकर देखिए, मजा आ जाएगा आपको। मूवी की शुरुआत में केरला के एक हरे भरे गांव को दिखाते हैं जहां अपना हीरो सोमन रहता है। वो इस गांव का विलेज एग्रीकल्चर ऑफिसर है। उसका मानना है कि इंसान की जरूरत की सारी चीजें प्रकृति में मौजूद है, इसलिए हमें जितना हो सके आर्टिफिशियल चीजों से दूर रहना चाहिए। वो सुबह बाहर आकर एक पेड़ से पत्ते तोड़ता है और उसी से दांत मांजता है। अब उसका पड़ोसी टूथपेस्ट और ब्रश यूज करता है तो वो उसे एडवाइस देता है कि पेस्ट ब्रश वगैरह सेहत के लिए खतरनाक होते हैं, इस पत्ते से दांत मांजो। भाई तुझे जो करना है ना कर ले, मेरी आदत मत बिगाड़। ये कहकर पड़ोसी अंदर भाग जाता है। सारा गांव सोमन को अजीब नजरों से देखता है, लेकिन सोमन अपनी मर्जी से प्राकृतिक तरीके से जीता है। अब सुबह सुबह उसकी माँ कहती है कि मिट्टी का फर्श साफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ टाइल्स क्यों नहीं लगवा लेते। ये कहकर वो जल्दी से अंदर भागती है क्योंकि ये दूध उबल रहा था। सोमन अंदर आकर कहता है कि अगर मैंने टाइल्स लगवा दी तो आप जल्दी भागकर आते वक्त फिसल कर गिर सकती है माँ, इसलिए मैंने टाइल्स नहीं लगवाई और ना ही लगवाऊंगा। सोमन चाहता है कि उसके आसपास के लोग भी उसी की तरह सोचें और प्राकृतिक जीवन बिताएं। इस वजह से माँ बेटे में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सोमन को अपने गाल पे उगते बाल मतलब गलमुच्छे बहुत ही पसंद है, लेकिन उसकी माँ को उसका ये लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर सोमन तो अपनी मर्जी का खुद मालिक है, किसी के नहीं सुनता। एक दिन बीच रास्ते में एक मैरिज ब्रोकर सोमन को कुछ लड़कियों की फोटो दिखाता है कि इसमें से कोई सिलेक्ट कर लो। अब उसे भगाने के लिए सोमन एक लड़की की ओर इशारा करता है कि मुझे वो पसंद है। वो ब्रोकर की बेटी होती है। अगले सेकंड ब्रोकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो अपने काम में बिजी हो जाता है। यहाँ तक कि गाँव के किसानों को वो बहुत कुछ सिखाता है और फ्री टाइम में घर में वो कई सब्जियां वगैरह उगाता है। फिर घर के लिए थोड़ा रखकर बाकी बेच भी देता है। इस गांव में ज्यादातर ट्रेडिंग बोर्ड के जरिए होती है, जिससे जो चाहा खरीद लिया, जो बेचना चाहा बेच दिया। घर पर सोमन की माँ बेड पर सोती है, लेकिन सोमन जमीन पर सोना पसंद करता है। उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है तो सोमन फर्श पर बैठकर खाना खाता है। इस तरह वो हर आर्टिफिशियल चीज को हानिकारक मानता है। वो शहर भी जाता है तो पैदल या अपनी साइकिल पर, टू व्हीलर में तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम नहीं जाता, बल्कि गाँव में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो तो वहाँ जाकर फ्री में काम करता है। उसे लगता है कि जिम जाना फिजूल खर्ची है। सोमन के नजरिए से ये एकदम ठीक लगता है, लेकिन गांव वाले उसे पागल समझते हैं कि सरकारी अफसर होकर ये मुफ्त में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। अब एग्रीकल्चर ऑफिस के आगे एक अजीब सा दिखने वाला पेड़ होता है। स्कूल के बच्चे उसकी शेप को देखकर उसकी वीडियो और फोटोज बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं और उस पर अश्लील कॉमेंट्स करते हैं। इससे तंग आकर एग्रीकल्चर ऑफिस के एक स्टाफ बच्चों को डांटती भी है। 2 लड़कियां किसी काम से वहाँ पर आती हैं और कहती है कि अगर ये इतना अश्लील दिखता है तो इस पेड़ को कटवा क्यों नहीं देते। वहाँ का क्लर्क बताता है कि सोमन इसकी कभी परमिशन नहीं देगा। उसे प्रकृति से, पेड़ों से, हर चीज से प्यार है। कहता है अगर तुम्हें पेड़ अश्लील दिख रहा है तो तुम लोग अपनी आंखें फोड़ दो, पेड़ को क्यों काटना चाहते हो। बात तो सही है। इस तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन उस एरिया का एमएलए उस पेड़ को काटने का ऑर्डर साथ लेकर आता है और उसे कटाने पे तुला होता है, लेकिन सुमन भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। उन्हें रोकने के लिए तो वो पेड़ पर ही घर जैसा एक सेटअप करके वहीं बैठ जाता है कि अब काटो मुझे। उसका ये अनशन मीडिया में वायरल हो जाता है कि केरला के एक गाँव का पीएओ अपने गाँव के एक पेड़ को काटने नहीं दे रहा है। वो पेड़ का वो हिस्सा भी काटने नहीं दे रहा है जो लोगों को अश्लील लगता है। सभी सुमन को बावला समझते हैं, लेकिन सुमन को वे सब पागल लगते हैं जो अपनी गंदी सोच बदलने के बजाय एक बेचारे पेड़ को काटना चाहते हैं। वो अपना टेबल चेयर सब कुछ उस पेड़ के नीचे शिफ्ट कर देता है। अब किसी को उससे मिलना हो तो उसी पेड़ के सामने आकर अपना काम करवाना होगा। दरअसल सुमन अनशन पर बैठा हुआ है। जब तक सरकार इस पेड़ को काटने का ऑर्डर वापस नहीं ले लेती तब तक मैं यहीं भूखा बैठा रहूंगा। इसी बीच उसे कई बार एक लड़की का कॉल आता है जो बताती है कि मुझे आपका प्रोटेस्ट बहुत ही जेन्युइन लगा। वो बार बार सुमन को फोन करती रहती है, लेकिन सुमन उससे ठीक से बात तक नहीं करता क्योंकि उसे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। अब रात हो जाती है लेकिन ऑर्डर वापस नहीं लिया जाता। सुमन मच्छरदानी लेकर उसी पेड़ पर सेटल हो जाता है। वो लड़की फिर फोन कर कर कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन सुमन तो कॉल काट देता है। फिर माँ फोन करती है कि तुम भूखे पेट वहाँ क्यों बैठे हुए हो, घर आओ खाना खा लो। सुमन कहता है कि माँ इस भूखे अनशन का मतलब ही यह है कि जब तक काम नहीं हो जाता तब तक मैं खाऊंगा नहीं। माँ कहती है ठीक है बेटा, जब अनशन खत्म कर लो तब मैं तुम्हारा फेवरेट डिश बनाकर तैयार रखूंगी। अब इससे पहले कि सोमन और कुछ कहता कॉल कट हो जाता है। दोबारा कॉल आता है तो सोमन 2-3 बार जोर से कहता है कि हाँ हाँ मुझे पसंद है, पर वो नहीं जानता कि इस बार माँ ने नहीं उस लड़की ने कॉल किया था जो
उसे फोन पर प्रपोज कर रही थी। अगले दिन पूरी मीडिया वहाँ पर जमा हो जाती है। सुमन को पता चलता है कि सरकार ने उस पेड़ को काटने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है और इस तरह सुमन अपनी लड़ाई जीत चुका है। वे मिठाई बांटकर उस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप भी सुमन की इस सीधी सोच को सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपके घर के आगे ऐसा पेड़ होता तो क्या आप उसको काटने देते। खैर, सुमन ने पेड़ को बचा लिया। तभी ये कॉल आता है और सुमन की माँ फोन उठाती है। दरअसल सुमन की वो फैन जिसे सुमन ने देखा तक नहीं, उसने सुमन के घर का नंबर भी पता लगा लिया था। माँ कहती है कि बेटी वो तो कपड़े धो रहा है, सुखाने आएगा तभी बात कराऊंगी तुमसे। कुछ देर के बाद सुमन अंदर आता है तो वो लड़की फिर कॉल करती है। उससे बात करके सुमन रियलाइज करता है कि वो सुमन को जेन्युइनली पसंद करती है। अब जो शादी के नाम से कोसों दूर भागता था, इस लड़के से बात करके उसे पसंद भी करने लगता है। उसे लगता है कि यही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। अब वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे अर्जेंटली शादी करनी है। उसकी माँ खुश हो जाती है कि चलो कई सालों के बाद ये शादी के लिए माना। तो वो पूछती है कि लेकिन बेटा लड़की का नाम क्या है। सुमन उसका नाम मीरा बताता है। अगले दिन सुमन अपने फ्रेंड्स के साथ मीरा के घर जाता है। मीरा सुमन को देखकर बड़ी खुश होती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि मुझे इसी से शादी करनी है। लेकिन उसके पेरेंट्स सुमन के वायरल वीडियोस को देख चुके थे और अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कराना चाहते, क्योंकि गाँव वालों की तरह वे सुमन को पागल समझते हैं। मीरा की माँ कहती है कि ये तो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था बेटा, इससे मैं अपनी बेटी कैसे दे सकती हूँ। अब सुमन का फ्रेंड बताता है कि नहीं माँ जी, वो तो एक्सरसाइज के लिए वहाँ पर फ्री में काम करता है। एक्चुअली सुमन इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, विलेज एग्रीकल्चर ऑफिसर है ये। मीरा के पापा तो मान भी जाते हैं, लेकिन उसकी माँ साफ इनकार कर देती है और अपने किसी रिश्तेदार से मीरा की शादी तय कराना चाहती है। लेकिन मीरा साफ कह देती है कि माँ मैं शादी करूंगी तो सुमन से ही करूंगी, और अगर आपने कहीं और मेरा रिश्ता तय कर दिया तो बस देख लीजिए भाग जाऊंगी। गाँव वालों को इसकी बात माननी ही पड़ती है। इस तरह इनकी शादी हो जाती है तय। सुमन घर घर जाकर वेडिंग इनविटेशन देकर वक्त और पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। वो गांव के एंट्रेंस पर ताड़ के पत्ते का बना एक बोर्ड रख देता है जिसमें मंदिर का नाम, शादी की तारीख और टाइम उसने खुद लिखकर सभी को इनवाइट किया होता है। गांव वाले भी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और शादी में आ जाते हैं। शादी की रस्में चल रही होती है। सुमन मीरा से पूछता है कि तुमने नाश्ता किया या फिर नहीं। वो कहती है कि रस्मों के बीच नाश्ता कैसे कर सकती हूँ। सुमन कहता है कि देखो, सुबह का नाश्ता किसी भी हाल में स्किप नहीं करना चाहिए वरना पेट खराब हो जाता है। खाना सबसे इम्पोर्टेंट है, रस्में तो कभी भी कर सकते हैं। ये कहकर वो पूजा के लिए रखा हुआ केला उठाकर उसे खाने के लिए देता है। सभी चौंक जाते हैं, लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे इसकी सुमन को कभी फिक्र नहीं होती। वो बस प्रकृति के बहाव के साथ जीता है और वही करता है जो उसे ठीक लगता है। फिर मंगलसूत्र बनाने का टाइम आता है तो सुमन अपने पॉकेट में हाथ डालता है, लेकिन मंगलसूत्र नहीं होता। सुमन अपनी माँ से उनका मंगलसूत्र मांगता है। वो चिल्लाती है कि मैं क्यों दूं? तुमने जो खरीदा था वो कहाँ गया? अरे सुमन कहता है कि माँ वो कहीं खो गया है। और अब सभी को पता चल जाता है और सभी अलग अलग जगहों पर जाकर मंगलसूत्र को ढूंढने में लग जाते हैं। बहुत देर के बाद भी जब वो मिलता नहीं तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सुमन तंग आकर अपने गले में पहना हुआ गोल्ड चेन उतार कर मीरा को पहना देता है कि फिलहाल इसे मंगलसूत्र समझ लो, बाद में नया लगवा देंगे। इस तरह शादी हो जाती है। सुहाग रात में मीरा कमरे में आती है तो खांसने लगती है, क्योंकि कमरा धुएं से भरा होता है। मच्छर भगाने के लिए सुमन ने कोई जड़ी बूटी जला के रखी होती है। मीरा कहती है तुम मच्छर मारने का बैट या मशीन क्यों नहीं लगवा लेते? सुमन कहता है कि अरे जब तक जड़ी बूटियां हैं तो उन्हें यूज क्यों ना करें, क्यों मशीनों पर पैसा बर्बाद करें। फिर मीरा उसको ट्रेडिशनल तरीके से दूध पीने को देती है। सुमन कहता है मैं दूध नहीं पीता। मीरा कहती है मुझे भी दूध अच्छा नहीं लगता, लेकिन मूवीज में ये सीन आता है इसलिए मैं लेकर आ गई। ग्लास साइड में रखकर सुमन करता है दरवाजा बंद। फिर दोनों बैठकर करते हैं बातें। मीरा नया मोबाइल फोन मांगती है तो सुमन कहता है कि मोबाइल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, आदतें बिगड़ जाएंगी तुम्हारी। वो कहती है कि अरे मोबाइल को मैं खाने थोड़ी ना वाली हूँ जो सेहत बिगड़ जाएगी, प्लीज खरीद कर दो ना। सुमन तो टॉपिक ही चेंज कर देता है कि औरत और मर्द समान होते हैं, लेकिन लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें पढ़ा लिखा कर आखिर में एक आदमी से उसकी शादी करवा देते हैं। फिर औरत को पति के घर रहना पड़ता है। पति की लाइफ जरा सी चेंज होती है, लेकिन पत्नी को नए घर में नए लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ये सरासर अन्याय है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम जब चाहो अपने मायके जितने दिन चाहो रह सकती हो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, घर भी लाऊंगा। ये सब सुनकर मीरा बहुत रोती है। सुमन डर जाता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम रो रही हो। मीरा कहती है मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। अरे इस वक्त जाना चाहती हो क्या? हाँ अभी, ठीक है रो मत, मैं अभी लेके चलता हूँ। ये कहकर रातों रात सुमन मीरा को उसके घर लेके जाता है। सब सुमन की माँ से पूछते हैं कि सुहाग रात को ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। सुमन की माँ कहती है कि मेरे सुपुत्र ने बेचारी को न जाने क्या लेक्चर दिया कि वो अपने घर जाने की जिद कर रही है। अब सुमन ऑफिस जाता है तो वहाँ पर वही एमएलए अपना लोन एप्लीकेशन सैंक्शन करने को कहता है। दरअसल ये एमएलए अपने नाम से नहीं बल्कि गाँव के 10 किसानों के नाम पर लोन लेना चाहता है। अगर इसने लोन नहीं भरा तो ये नहीं फंसेगा बल्कि किसान फंस जाएंगे। इतना ही नहीं, किसानों के लोन स्कीम से पैसा लेकर ये
अपने किसी बिजनेस में लगाना चाहता है जो गैर कानूनी है। सोमन साइन करने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से सोमन और एमएलए की दुश्मनी हो जाती है। अब एक दिन ऑफिस का एक स्टाफ बीमार पड़ जाता है तो सोमन उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसे घर लेके आता है और उसे कोई जड़ी बूटी देता है। साथ ही उसे एडवाइस भी देता है कि अंग्रेजी मेडिसिन के बजाय हमेशा देसी मेडिसिन लिया करो। अब एक दिन मीरा को सोते हुए देखता है तो उसकी टोन देखकर उसे जगाता है। कहता है हम हनीमून पे तो गए नहीं, चलो एक हफ्ता कोडाईकनाल जाकर एंजॉय करके आते हैं। मीरा खुश होकर उसको गले लगा लेती है। हनीमून ट्रिप पर भी सोमन अपनी दंत मंजन वाली पत्तियां लेके जाता है। पहले वे पिलाने जाते हैं जहाँ पहाड़ के ऊपर एक मंदिर होता है। उस पर चढ़ते चढ़ते मीरा तो बहुत थक जाती है। किसी तरह पूजा करके वे एक जगह पर स्टे करते हैं। मीरा अपनी डायरी में लिखती है कि सोमन मुझे हनीमून पे नहीं बल्कि मेरा वेट कम करवाने के लिए लेकर आया है, इसीलिए तो मंदिर की इतनी सीढ़ियां चढ़वाई मुझसे, लेकिन मुझे उसका ये अंदाज पसंद आया। इस तरह मीरा सोमन की लाइफ स्टाइल को खुशी से अपना लेती है। एक दिन मीरा आमला खरीद कर लेकर आती है। सोमन पूछता है तुम ये सब कब से खरीदने लगी? अब सोमन की माँ बताती है कि मीरा प्रेग्नेंट है। ओह, सोमन बड़ा खुश हो जाता है और मीरा का बहुत अब ख्याल रखता है। सब एकदम अच्छा चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच वे एक ज्योतिष के पास जाते हैं जो बताता है कि इनका होने वाला बच्चा जब 10 साल का होगा तो सोमन मर जाएगा। मीरा और सोमन की माँ घबरा जाती है, लेकिन सोमन उन्हें हिम्मत देता है कि देखो मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। मीरा भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन सोमन एक और बात कहता है जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। सोमन मीरा की डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि घर में करना चाहता है। मीरा तो गुस्सा हो जाती है कि अब तक तुमने जो कहा मैंने मान लिया, लेकिन बच्चे के मामले में मैं जरा भी रिस्क नहीं लूंगी। फिर सोमन अपनी बातों से उसे कन्विंस कर ही लेता है और मदद के लिए एक दाई को भी रख लेता है। इस दाई के 10 बच्चे हुए हैं और सभी घर में पैदा हुए हैं। हॉस्पिटल तो ये कभी गई नहीं। वेरी प्रेग्नेंट, आई मीन वेरी टैलेंटेड। सोमन कहता है कि देखो दाई घर के सारे काम खुद ही करती है, जिसकी वजह से इनकी सारी डिलीवरीज घर पर ही हुई है और एकदम नॉर्मल। अगर तुम भी काम करोगे तो घर पर ही डिलीवरी हो सकती है। आजकल की औरतें प्रेगनेंसी के टाइम पर आराम करती हैं, इसी वजह से उन्हें डिलीवरी के नाम से डर लगता है और सभी हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर के हाथों डिलीवरी करवाना चाहती हैं। वहाँ रिस्क भी ज्यादा होता है। इस तरह वो मीरा को कन्विंस करने लगता है। मीरा अपने होने वाले बच्चे के लिए ड्रेस भी तैयार करने लगती है। दोनों बड़े खुश होते हैं। एक दिन दाई को गैस प्रॉब्लम होती है तो सोमन मीरा को किचन से कोई जड़ी बूटी लाने को कहता है। मीरा किचन में जाती है तो अचानक उसे लेबर पेन होने लगता है। सोमन घर पे डिलीवरी की पूरी तैयारी करने लग जाता है, लेकिन इस बात की खबर मीरा के पेरेंट्स को पता चलती है तो वे घबरा जाते हैं कि इस आदमी के भरोसे अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकते वरना वो मर सकती है। वे एम्बुलेंस लेकर यहाँ आ रहे होते हैं। इतने में दाई और सोमन की माँ मीरा की नॉर्मल और सेफ डिलीवरी कर देती हैं। अपनी प्यारी सी बेटी को देखकर सोमन और मीरा बड़े खुश होते हैं। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है, लेकिन अब उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन अब सोमन अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजना चाहता। वो कहता है कि जब इसका स्कूल जाने का मन करेगा तभी से स्कूल भेजूंगा। वो घर पर ही अपनी बेटी को पढ़ाता है, पर एक दिन वो स्कूल ड्रॉ करती है जिसके आगे वो स्कूल बैग के साथ खड़ी है। वो सोमन को अपनी ड्राइंग दिखाकर कहती है कि पापा मुझे स्कूल जाना है। सोमन कहते हैं कि वाह बेटा, तुम्हारे मुंह से ये सुनने का ही तो मुझे इंतजार था। कल ही मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। सोमन ने अब एक स्कूटर भी खरीद लिया है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रिक। अब तक तो वो साइकिल चला रहा था। स्कूल में हेडमास्टर कहते हैं कि लड़की बड़ी है, इसलिए मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। इसके जवाब सुनकर ही मैं डिसाइड करूंगा कि इसकी नॉलेज के हिसाब से कौन सी क्लास दी जाए। वे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सोमन और मीरा की बेटी कहती है इंडिया। हेडमास्टर कहते हैं कि ये अपना नाम बताने के बजाय देश का नाम क्यों बता रही है? वे कहते हैं कि ये ठीक कहती है, इसका नाम हमने इंडिया ही रखा है ताकि कोई भी इसके नाम को लेकर इसे किसी भी मजहब या जाति से कनेक्ट न करे। कुछ और सवालों के भी वो ठीक से जवाब देती है तो हेडमास्टर उसे एडमिशन दे देते हैं। इंडिया स्कूल जाने लगती है। एक दिन उसकी स्कूल फ्रेंड कहती है कि मम्मी पापा गले मिलते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं। नॉटी गर्ल। अब इंडिया घर आकर सोमन से पूछती है पापा क्या ये सच बात है? मीरा उसको डांटती है कि ये सीख रही हो तुम स्कूल में? पर सोमन कहता है अरे उसे डांटो मत, अगर हमसे उसे जवाब नहीं मिला तो कोई और उसको गलत जवाब भी दे सकता है। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम ही उसको ढंग का जवाब दे दे। सोमन अपनी बेटी को बताता है कि मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे प्यार की वजह से ही तुम अपनी माँ के पेट में पलने लगी और धीरे धीरे बड़ी होकर एक दिन बाहर आ गई। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि इतने मुश्किल सवाल पूछ रही हो। ये कहकर सोमन इंडिया को गले लगा लेता है। सब कुछ ना बताने के बावजूद सोमन ने इंडिया की उम्र के हिसाब से उसे वो बता दिया जो उसके समझ में आ पाए। फिर वो इंडिया को स्विमिंग सिखाता है, लेकिन तालाब में मछलियां मरी पड़ी होती हैं। गांव में सभी कहते हैं कि बर्ड फ्लू आ रहा है। सोमन का फ्रेंड और उसकी पत्नी बतख पाल रहे होते हैं। तभी एमएलए आकर बहुत कम दाम पे उनके बतख खरीदना चाहता है। वो उन्हें डराता है कि अगर इन्हें बर्ड फ्लू हो गया तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, इसलिए मैं जो दाम देता हूँ वो ले लो और सारे बतख मुझे दे दो। वो दोनों बेचारे घबराकर उसे बेच नहीं वाले होते हैं, लेकिन
सोमन उन्हें रोक लेता है कि इसे बतख मत दो, गांव में कोई बर्ड फ्लू नहीं फैला है। इस बार भी सोमन और एमएलए की टकरार हो जाती है। सोमन गांव वालों को बताता है कि गांव में बर्ड फ्लू नहीं फैला है, ये अफवाह एमएलए ने फैलाई है ताकि आप सभी अपनी मुर्गियां और बतख कम दाम पर उसको बेच दें, और इस तरह इस गांव में उसके फार्म के अलावा और किसी के पास कोई फार्म नहीं होगा, ना ही बतख ना ही मुर्गियां। ये इसका बिजनेस ट्रिक है। और तालाब की मछलियां इसीलिए मरी पड़ी है क्योंकि इसकी फैक्ट्री के केमिकल्स यहाँ पर डिस्पोज किए गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। ये कहकर सोमन और उसके दोस्त एक बतख को पाल कर खाते हैं। इतने में पुलिस आ जाती है और सभी को वहाँ से भेज देती है। इसके बाद सोमन का सीनियर ऑफिसर उसे परेशान करने लगता है। तंग आकर सोमन नौकरी छोड़ देता है। अब ये जानकर मीरा के पेरेंट्स कहते हैं कि कितने लोग सरकारी नौकरी के लिए उम्र भर इंतजार करते रहते हैं, लेकिन तुमने ये नौकरी क्यों छोड़ दी? अब मेरी बेटी और पोती का क्या होगा? सोमन कहता है कि वो सब मैं संभालूंगा, आप फिक्र न करें। मीरा सोमन को सपोर्ट करते हुए कहती है, तुम घर और बेटी को संभालो, मैं पापा का कैटरिंग बिजनेस चलाकर कुछ पैसे कमा सकती हूँ। एक दिन सोमन के ऑफिस स्टाफ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ये वही है जिसे सोमन ने हॉस्पिटल जाने से रोका था और जड़ी बूटियां दी थी। उस दिन सोमन के साथ मिलकर इसने भी बतख खाया था। उसकी वाइफ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और तब एमएलए भी हॉस्पिटल में होता है। वो कहता है कि तुम्हारा पति बर्ड फ्लू की वजह से मरा है क्योंकि उस दिन सोमन के साथ मिलकर उसने भी बतख खाया था। सोमन उसे देखने आता है तो सभी मिलकर उसको मारने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से वो मरा है। इतने में पुलिस आकर सोमन को अरेस्ट करके लेके जाती है। तब उसके दूसरे कलीग आकर पुलिस स्टेशन में धरना करते हैं कि उस दिन कई लोगों ने बतख खाया था, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, जो मरा है उससे पहले भी उसे कोई बीमारी रही होगी। बिना कुछ इन्वेस्टिगेट किए सोमन को अरेस्ट क्यों किया आप लोगों ने? अब पुलिस भी बिना केस दर्ज किए सोमन को छोड़ देती है, लेकिन सोमन एकदम टूट जाता है। इंडिया स्कूल जाती है तो वहाँ अचानक हेडमास्टर अपनी छाती पकड़कर गिरते हैं। सभी को लगता है कि वो मर गए, लेकिन इंडिया सीपीआर करके उन्हें बचा लेती है। मीरा को कॉल किया जाता है कि आपकी बेटी ने हेडमास्टर की जान बचाई। मीरा बड़ी खुश होती है और सोमन को बताने जाती है। तभी सोमन के सर पर नारियल गिरता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ ट्रीटमेंट के बावजूद भी सोमन मर जाता है। अब सभी को लगता है कि ज्योतिष की बात सच निकली। इंडिया 10 साल की हो चुकी है, इसलिए सोमन की जान चली गई। हॉस्पिटल से उसकी लाश को घर लेकर आते हैं। पूरा गांव बहुत दुखी होता है, लेकिन तभी अचानक सोमन उठ खड़ा होता है और फिर से अनशन करने लगता है। मतलब सोमन मरा नहीं, वो एमएलए और डॉक्टर के झूठ का खुलासा करता है। दरअसल सोमन का कलीग बर्ड फ्लू से नहीं बल्कि हॉस्पिटल की एक मेडिकल स्टूडेंट की लापरवाही से मरा था। उसने कोई गलत इंजेक्शन उसको लगा दिया, लेकिन डॉक्टर और एमएलए मिले हुए थे तो डॉक्टर ने एमएलए से मदद मांगी। एमएलए जो सोमन से बदला लेना चाहता था, उसने ये बात फैला दी कि सोमन ने जो बतख खाया वो बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से वो आदमी मारा गया। इतना ही नहीं, इंडिया ने सीपीआर करके स्कूल हेडमास्टर को बचा लिया था, लेकिन उसके बाद इस डॉक्टर ने हेडमास्टर को डराया कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है और उसे हॉस्पिटल में रखा और भारी बिल भरने पर मजबूर कर दिया। जब हेडमास्टर ने सोमन को ये बात बताई तो सोमन ने डॉक्टर और एमएलए की काली करतूतों को एक्सपोज करने के लिए यही नाटक किया था। अब सभी को पता चल जाता है कि एमएलए की फैक्ट्री से जो केमिकल वेस्ट निकलता है उसी की वजह से तालाब में कई मछलियां मरी गई हैं। लेकिन एमएलए ने इस बात को कवर अप करने के लिए बर्ड फ्लू की अफवाह फैलाई और गांव के कुछ हेल्दी बतखों को मार डाला और बाकी बर्ड्स को कम दाम में खरीदा। उसका ये प्लान था कि जब वो सारे बर्ड्स खरीद लेगा तो एक और अफवाह फैलाएगा कि अब कोई बर्ड फ्लू नहीं है, फिर वो मार्केट में डिमांड पैदा करके ज्यादा रेट पे बतख बेचेगा। सबका खुलासा करने के लिए सोमन और मीरा की तारीफ में एक फंक्शन होता है। उसमें सोमन पूछता है कि अगर इस जगह पर अचानक आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? सभी कहते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। सोमन कहता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम से भागने की बात कर रहे हैं, आग को बुझाने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। यहाँ एक फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन मुझे भी उसका इस्तेमाल करना नहीं आता और यही हमारी प्रॉब्लम है। हमें थ्योरेटिकली कई बातें पता है, लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन में प्रैक्टिकली क्या करना है ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए मैं अपनी बेटी को प्रैक्टिकल बातें सिखाता हूँ। अगर ये 4 साल की उम्र में स्कूल चली जाती तो सिर्फ ABCD सीखती। उस दिन हेडमास्टर की इमरजेंसी सिचुएशन में CPR करके उन्हें बचा नहीं पाती। हमें अपने बच्चे को प्रैक्टिकल बातें पहले सिखानी चाहिए, ना कि बैग भर के किताब लेकर स्कूल जाओ और ABCD आज ये पढ़ाया वो चैप्टर कल याद करके सुनाओ बकवास। जो लोग सोमन को पागल समझते हैं अब वे उसकी इज्जत करने लग जाते हैं, उसको पूरी सपोर्ट देते हैं। इंडिया को अवार्ड भी दिया जाता है। प्रैक्टिकली तो यहाँ मूवी का एंड हो जाता है, लेकिन अपना हीरो का कैरेक्टर